अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में शाज़िया खान आपको खुश आमदीद कहती है। नाज़रीन, सियासी महाज पर दर्जा हरारत में तेज़ी यकीनन हम देख सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फैसले हैं उसके बाद आए और यकीनन उसके बाद से पारा जो है वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच चुका है। वैसे तो खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को जानिबदार करार देकर इसे चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। अदालत ने भी हुकूमत को तमाम कंटेनर्स हटाने की बात की थी, मगर इस वक्त सियासी माहौल इंतहाई गर्म नजर आ रहा है। हुकूमत इस वक्त दफा 144 के तहत तमाम रियासती ज़राए इस्तेमाल कर रही है। नाज़रीन, अगर बात करें 2 नवंबर से पहले की, तो हमें नजर ये आ रहा है कि हुकूमत इस धरने को रोकने के लिए एक इंतशार की फजा बना चुकी है। अब सवाल यहाँ ये है, क्या हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है? उसे एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई नजर आ रही है। क्यों एक सियासी मसला था उसे अमन अमान का मसला बना दिया गया है और इसकी वजह से निज़ाम को खतरे में डाला जा रहा है? बात करेंगे। डॉक्टर फारूक सलीम अयाज अमीन मेरे साथ मौजूद हैं, आप दोनों को खुश आमदीद। और साथ साथ हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं। टिका खान, टिका खान से हम जानते हैं कि अब से कुछ देर पहले क्या सूरत हाल नजर आ रही थी और इस वक्त वो कहाँ मौजूद है? टिका, आप बताइएगा कि क्या मनाजिर आपने देखे? इस वक्त हमने देखा था कि वर्कर्स कन्वेंशन जो पीटीआई का हो रहा था उस पर पुलिस ने धावा बोला था, गिरफ्तारियां की थी। क्या हालात थे वहां पर? जी बिल्कुल, आज ये वर्कर्स कन्वेंशन जो है ये अनाउंस किया गया, उसके बाद बाकायदा 5:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया, लेकिन अदालती फैसले आने के बाद 144 दफ़ा नाफिज कर दी गई इस्लामाबाद में। और एक तो शेख रशीद के लाल हवेली में रेड हुआ और वहाँ से लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जब शेख रशीद बनी गाला में मौजूद थे। उसके बाद मुख्तलिफ लोगों को गिरफ्तार करने के हवाले से, उनको हरासा करने के हवाले से भी इतलात मिली कि कारकुनों को रोका जा रहा है कि वो किसी किस्म का वहाँ पे मार्की में ना जाएं। उसके बाद फिर मार्की में रेड करके उसको सील कर दिया गया और बाकायदा वहाँ से वर्कर्स को निकाल के कुछ वर्कर्स को बाकायदा धमकी दी गई कि वहाँ वो ना आए। इसके बावजूद शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और बाकी क़यादत जो है वो डटी हुई थी कि हम चूँकि मार्की के अंदर ये वर्कर्स कन्वेंशन बुला रहे हैं, हमें बिल्कुल नहीं रोका जा सकता। तमाम वर्कर्स को 6 बजे का वक्त दिया गया और तमाम लोगों को वहाँ बुलाया गया। जब ये कन्वेंशन जारी था, इससे पहले एक वुमेन कन्वेंशन हुआ था, वहाँ से खवातीन भी आई, ISF और यूथ के लोग उस कन्वेंशन में मौजूद थे। 200 से 250 के करीब लोग वहाँ पे मौजूद थे जो मुख्तलिफ शहरों से भी आए हुए थे और इस्लामाबाद के लोग भी थे, रावलपिंडी के लोग भी थे। रेड किया गया, खवातीन से बदतमीजी की गई, धक्के दिए गए, लाठी चार्ज हुआ, मुज़ाहमत हुई। उसके बाद तशद्दुद करके प्रिजनर्स वैन में 8 प्रिजनर्स वैन वहाँ मौजूद थी, जिनमें से 3 प्रिजनर्स वैन को भरा गया और सबसे पहले मारगला पुलिस स्टेशन उनको पहुंचाया गया। उसके बाद वहाँ से सेक्रेटेरिएट चुके रेड जोन में मौजूद है, बाहर चुके ये खदशा था कि जिस थाने में अरेस्ट होंगे वहाँ धरना दिया जाएगा। तो उस चाल को समझते आपसे हुए बात करेंगे। शेख रशीद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। शेख रशीद साहब, अंदाजा था इस चीज का कि हुकूमत जो है वो ताकत का इस्तेमाल करेगी? क्योंकि आज आपकी जितनी भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, आपने कहा कि अब इस मामले को अंजाम तक पहुंचा कर ही रहेंगे। देखिए, इंतहा कर दी है। जो बेचारे मजदूरी करते हैं, साउंड वाले, उनको पकड़ के ले गए हैं। जो बेचारे गाड़ी लेके आ रहे थे स्टेज की, उसको चौकी तकी में, हमीदा चौकी में बंद कर दिया उन दोनों गाड़ियों को। और जो लाइट वाले हैं, ये बड़ी छोटी हरकतें हैं। लोग कल आएंगे, हम इंशाल्लाह यही है। और 11 कारकुन हमारे पकड़ लिए इन्होंने और ये सिर्फ धौंस दिखा रहे हैं, पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, दहशत डाल रहे हैं। लेकिन आप कल देख लेंगे, कल टेलर जब चलेगा तो इनको समझ आ जाएगी कि लाल हवेली के आगे आवाम का समुद्र होगा और ये हाथ जोड़कर खड़े होंगे कि हमारी जान बख्श दो। शेख साहब, अभी तो 2 नवंबर को कोई 6 दिन पड़े हैं। ये मामला पहले से हुकूमत ने शुरू कर दिया है, आप इसको काउंटर कैसे करेंगे? देखिए, आज तो प्राइम मिनिस्टर हाउस जो कॉल चल रही थी, आजकल ऐसा निज़ाम है कि मुझे वो मास्टरमाइंड किरदार दे रहे हैं। बाबा, इतनी बड़ी तरीके इंसाफ पार्टी है, अवामी मुस्लिम लीग तो एक छोटी जमात है। हमने तो ये अहद किया हुआ है कि भी खड़े रहेंगे इमरान खान के साथ और उनका फैसला है कि हमने 2 नवंबर को लॉकअप करना है। अब हमने पिंडी को भी लॉकअप करना है 2 नवंबर को। इस्लामाबाद तो होगा सो होगा ही, पिंडी भी लॉकअप होगा। और जो इन्होंने तरीके इख्तियार किए हैं, जब हमारे कारकुनों को आप उठाएंगे, गिरफ्तार करेंगे, तो उसका नतीजा आपको पता है, ज्यादा रिएक्शन होगा। और आप यकीन जाने, इनकी वजह से कल लाल हवेली के सामने जो 2 बजे वाला जलसा है वो और भी बड़ा जलसा होगा, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये बड़ी ज्यादती हो रही है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बारे में बता दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप लॉकडाउन ना करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में लायर्स फैसला कर रहे हैं और बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। लायर्स भी, उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
ان کے پاس بڑا سارا ریکارڈ ہے، وہ کیسے پیش کرتے ہیں، کب پیش کرتے ہیں، یہ وکلا کا مسئلہ ہے. لیکن میں اس میٹنگ میں موجود تھا کہ وہ اس جج صاحب کے بارے میں جو کچھ پیش کرنے جا رہے ہیں وہ میرا خیال ہے کل نہیں تو پرسوں میدان میں آ جائے گا. اچھا، کچھ ایسی اطلاعات بھی ہے کہ آپ کو بھی گرفتار کیا جائے گا؟ اگر ایسا ہو جاتے تو پھر کیا لائے عمل ہوگا آپ لوگوں کا؟ کیا وہ قیامت تو نہیں آ جاتی جی، موت آخر ہوتی ہے. باقی یہ گرفتاریاں سیاست کا حصہ ہے، سیاست کا حسن ہے، سیاست کا جھومر ہے. آپ گھبرائیں نا، انشاءاللہ جیل سے بھی 8 بجے اور 10 بجے خطاب کیا کروں گا. تھینک یو. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. ایاز صاحب، اب جو ہم کل تک جس خدشے کی بات کر رہے تھے وہ آج ہمیں نظر آ گیا. ابھی تو 2 نومبر کو دن بھی بہت ہے. نہیں، یہ تو دیکھیں نا، آج کے حالات سے ایک چیز واضح ہوگی کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے کریک ڈاؤن کرنا ہے، ان کو یہاں پہ نہیں آنے دینا. راستے ہم نے دارالحکومت کے بند کرنے ہیں، اور کسی قیمت پر ہم نے ان کو جو لاک ڈاؤن ہے یا اجتماع اسلام آباد میں وہ ہم نے نہیں کرنے دینا. یہ پالیسی واضح ہو گئی. سر، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو بھی منع کیا ہے کہ آپ شہر کو بند نہیں کریں گے. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ صرف ہائی کورٹ کے فیصلے ایسی صورتحال میں دکھاوے کی حیثیت رکھتے ہیں. وہ ہائی کورٹ فیصلے کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا، وہ ایک صرف کور ہے کہ ہاں جی ہم اس وہ کر لیں. وہ فیصلہ پہلے ہوا ہے. سر، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا حکومت اس فیصلے کی پابندی کرے گی؟ سر نہیں کنٹینرز لائے گی؟ سر نہیں کرے گی نا، کیونکہ جو ہو رہا ہے وہ بھی ہائی کورٹ کے فیصلے کے تحت نہیں ہو رہا، صرف جواز بنایا جا رہا ہے. تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جو دوسرا حصہ ہے کہ آپ نہیں شہر بند کریں گے، اس پہ حکومت عمل درآمد کرے گی، اس پہ قطعاً نہیں ہوگا. جو کنٹینرز آئے گئے ہیں اور لائے جائیں گے اور راستے بند کیے جائیں گے اور لوگوں کو نہیں آنے دیا جائے گا. سر، میرا جو انڈرسٹینڈنگ ہے، آرٹیکل جو دفعہ لگاتے ہیں 144 کی، وہ شہر کے اوپر، وہ سٹریٹس کے اوپر ہے. اگر آپ ایک 4 دیواری کے اندر کسی بلڈنگ کے اندر یا گھر کے اندر 4 سے زیادہ افراد اکٹھے ہو رہے ہیں تو وہاں تو لاگو نہیں ہوتی. نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ صرف کیا کہتے ہیں دفعہ 144 بھی انہوں نے لگا دیا ہونے دے، لیکن جو کریک ڈاؤن ہوا ہے چاہے وہ دفعہ 144 کے بیچ میں فٹ ہوتا ہے یا نہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. دفعہ 144 یہ تو نہیں کہتا کہ کوئی لڑکی یا خاتون ہو تو اس کو بالوں سے پکڑا جائے. دفعہ 144 یہ تو نہیں کہتا، جیسے ہم منظر دیکھ رہے تھے کہ ایک آدمی ہو تو اس پہ 6 چڑھ کے دوڑ جائیں. اور جب آپ نے ایک دیکھا ہوگا کہ جب وہ مطلب ان کے بالکل دبوچ میں تھا تو پیچھے سے ایک ایف سی کا آدمی آیا اور پھر بھی رانا اس نے ثناء اللہ ہمارے ساتھ ہیں، ذرا ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب، اب یہ جو مطلب ابھی تک تو پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ہم پرامن احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ایسا کیا کیا کہ یہ تصادم کی راہ اپنائی گئی ہے؟ پورے ٹیلی ویژن اسکرین پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، زد و کوب کیا جا رہا ہے، گھسیٹ کے گرفتار کیا جا رہا ہے. نہیں، یہ بالکل پرامن نہیں ہے. یہ ملک کو جو ہے یہ اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، یہ کیپٹل کو سیل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اس قسم کی ان کے لیڈر جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں جو کہ اتنی شرمناک اور اتنی جو ہے وہ یعنی غلط ہے. تو یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ یعنی نہیں، یہ ورکرز کنونشن کوئی وائلنس کر رہے تھے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرامن احتجاج نہیں تھا؟ یہ نہیں، کوئی پرامن احتجاج نہیں تھا. یہ ساری تیاری کر رہے ہیں. رانا صاحب، وہ غیر مسلح تھے، خواتین بھی وہاں شامل تھیں، وہ اپنا کنونشن کر رہے تھے وہاں پہ. نہیں تھے وہاں پہ. وہ 2 نومبر کی تیاری کرنے کے لیے 2 نومبر کو جو یہ اسلام آباد کو محصور کرنا چاہتے ہیں، اسلام آباد کو جو ہے بند کر کے پاکستان کو بنانا اسٹیٹ جو کے طور پہ جو ہے وہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، جو یہ پاکستان کو پوری دنیا میں بطور ریاست جو ہے وہ باہر کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے عزائم ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ یہ پرامن ہے، یہ پرامن باتیں کر رہے ہیں. یہ جن لوگوں کو حراست میں لیا جا رہا تھا وہاں کوئی ہتھیار نظر نہیں آیا. رانا صاحب، یہ آج کس مقصد کے لیے کٹے ہوئے؟ 2 نومبر کے لیے یا کوئی اور مقصد تھا ان کا؟ بتائیں آپ. نہیں، یہ یوتھ کنونشن کر رہے تھے. 2 نومبر ابھی 6 دن بعد ہونا ہے. یہ 2 نومبر کو اسلام کو سیز کر رہے ہیں کہ اس دن جو ہے مریض ہسپتال نہ جائیں، ملازم دفتر
بچے اسکول نہ جائیں, کوئی اپنے گھر سے نہ نکلے, یہ وہ اس مقصد کے لیے, اور انہوں نے کیا کرنا تھا وہاں. اچھا رانا صاحب یہ بتا دیجئے کہ دفعہ 144 جو ہے وہ چار دیواری کے اندر لاگو ہوتی ہے یا نہیں؟ جی اگر کوئی آدمی جو ہے وہ یعنی وائلنس کی نیت سے یا وائلنس کی تیاری کے لیے جو ہے وہ کہیں بھی اکٹھا ہو, چار دیواری کے اندر ہو یا باہر ہو, اس کے اوپر جو ہے وہ کا نفاذ ہوتا ہے. رانا صاحب یہ خواتین اکٹھی ہوئی تھیں, ان کے دل میں کیسے جھانک کے آپ نے دیکھ لیا کہ یہ وائلنس کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں وہاں؟ ان کے دل میں جو نیت ہے ان کی, جو یہ 2 نومبر کو کرنا چاہتے ہیں, کہ یہ جب اپنی تقاریر کرتے ہیں, یہ اپنے گھروں میں پروگرام بناتے ہیں, وہ ساری رپورٹس ہمارے پاس ہیں, ہمیں ہر چیز کا معلوم ہے. میں آپ کو پورے دعوے سے, پورے یقین سے کہتا ہوں کہ 2 نومبر کو یہ اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں, یا یہ کہے عمران خان کہ ہم نہیں کرنا چاہتے. آپ ان سے کریں بات ان سے. رانا صاحب ابھی بلاول بھٹو صاحب کا بیان سامنے آیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ سیاسی کارکنوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے. جی یہ سیاسی کارکن نہیں ہے, یہ اس ملک میں عدم استحکام چاہتے ہیں, یہ اس ملک میں انتشار چاہتے ہیں, یہ اس ملک میں افراتفری چاہتے ہیں. یہ ریاست چاہنے سے نہیں رانا صاحب جو ڈیمانڈ ہے پی ٹی آئی کی یا عمران خان کی, وہ تو یہ ہے کہ جو الزامات نکلے ہیں پیناما لیک سے اس کی کوئی تحقیقات کی جائے. اب وہ تو آپ کوئی جواب دے نہیں رہے, تو اس کی وجہ سے یہ سارا ہوا ہے. آپ تو بڑے ماہر قانون ہیں, بہت قانون دان ہیں. وہ جو پیناما لیکس میں کہ جائیدادیں کیسے بنی, پیسے کیسے گئے, آف شور اکاؤنٹس کیسے کھل گئے, یہ بات تو ساری وہاں سے شروع ہو رہی ہے. نہیں, بات یہ ہے کہ وہ بات جو ہے وہ اکاؤنٹ کھولنے کی انکوائری عمران خان نے کرنی ہے, یا اس کی انکوائری جو ہے وہ جہانگیر ترین کرے گا. اس کی انکوائری جو ہے وہ یا سپریم کورٹ کرے گا یا کمیشن کرے گا. اگر وہ کمیشن کے قانون کو کوئی جھگڑا ہے یا ٹی او آر کے اوپر کوئی جھگڑا ہے, بھائی بیٹھ کے اس کو پارلیمنٹ میں طے کریں. اگر پارلیمنٹ میں طے نہیں ہوتا تو سپریم کورٹ کے اوپر عمران خان صاحب نے بھی جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کر دیا ہے, وزیر اعظم نے بھی کر دیا ہے. بھائی سپریم کورٹ اب 1 کو تاریخ ہے, جواب ان کی پٹیشن داخل ہے, ہمارا جواب چلا جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کر دے گا. پھر لاک ڈاؤن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اگر اپریل میں پیناما لیکس آئے ہیں جس میں وزیر اعظم کے خاندان کے لوگوں کا نام لے کر, یہ کوئی یہاں کی سازش نہیں تھی, باہر سے آئی تھی, اگر آپ پہلے کچھ کر دیتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی. آج تو پہلا دن ہے اس چیز کا, 2 نومبر تو بڑا دور پڑا ہوا ہے. دیکھیں ایاز صاحب, بات یہ ہے کہ پاناما لیک ہونا یا آف شور کمپنی ہونا, لندن میں جن لوگوں کی بھی پراپرٹیز ہیں, پراپرٹی کا کاروبار 85% لندن میں آف شور کمپنیز کے تھرو ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ ٹیکس ایڈمیشن ملتی ہے. وہاں پہ پراپرٹی جن لوگوں نے بھی لی ہے ان لوگوں نے اسی طرح سے جو ہے وہ لی ہے. وہاں پہ آف شور کمپنی بنانا, پراپرٹی لینا, یہ کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی جرم نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ ثابت یہ کرنا ہے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ کوئی ایک بیگ تو نہیں ہے, وہ کوئی قرضہ معاف کرا کے تو نہیں لے گیا, وہ کوئی ٹیکس ایویژن کر کے تو نہیں لے گیا, وہ کوئی کرپشن بنی تو نہیں ہے. وہ بھائی یہ فیصلہ کوئی کمیشن کرے گا, کوئی عدالت کرے گی, یہ کو بیٹھ کے فیصلہ جو ہے عمران خان تو نہیں کرنا. عمران خان کہتا ہے جی نہیں, یہ الزام نہیں ہے, یہ ثبوت ہے, بات ہی ختم ہوگی. پھر اگر یہ ثبوت ہے. رانا صاحب مجھ سے آپ زیادہ پاکستانی قوانین جانتے ہیں. پاکستانی قوانین کہتے ہیں, الیکشن لاز کہتے ہیں کہ آپ کی جائیداد جہاں بھی ہو وہ جائز ہے, لیکن آپ الیکشن میں جاتے ہیں تو آپ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ آپ کی جائیداد ہے, یہ فلانا ہے. جب وہ نہ کی جائے تو وہ قانون کے زد میں آتا ہے. اس میں آئین کے آرٹیکلز ہیں جو اس کے زد میں آتے ہیں. جب آپ کی پراپرٹیز بائر ہوں, ظاہر آپ کریں نہیں, ٹیکس میں اس کا کوئی ذکر ہی نہ ہو, تو یہ قانون کی خلاف ورزی بنتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر قانون کی خلاف ورزی ہے, اور اگر میں کوئی ممبر ہوں قومی یا صوبائی اسمبلی کا, تو وہ اگر میں نے کوئی خلاف ورزی کی ہے تو اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا. الیکشن کمیشن میں بھی پٹیشن دائر ہے,
الیکشن کمیشن بھی اس بات کر رہا ہے، وہ الیکشن کمیشن اب کنسنسس سے بنا ہوا ہے، اس کے اوپر اب کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، تو چلو الیکشن کمیشن میں فیصلہ ہونے دیں۔ اب یعنی کسی فورم پہ اب یعنی فیصلے جو ہیں اگر آپ سڑکوں کے پڑیں گے، اب یار صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اب کوئی 20,000 کا یا 40,000 کا جتھا آگے جو ہے وہ حکومت پہ دارالحکومت پہ قبضہ کر لے، چلو جی وہ جتھا بیٹھ جائے، اگلے دن جتھا ایک اور آ جائے گا 50,000 کا، اس کو نکالنے کے لیے پھر تیسرا جتھا آ جائے گا، وہ تیسرے کو نکالنے کی کوئی چوتھا جتھا جو ہے وہ داڑھی والوں کا اور کلاشن کوف والوں کا آ جائے گا۔ تو بھائی یہ تو پھر ہم چلے جائیں گے کوئی 2,000-2,500 سال پہلے والے جو ہے وہ زمانے میں۔ یہ کوئی طریقہ ہے کہ میں دارالحکومت کو میں جو ہے وہ لاک ڈاؤن کر دوں گا؟ جب تک استعفیٰ نہیں دو گے میں یہاں سے ہلوں گا نہیں۔ بھائی اس طرح سے اگر استعفے اچھا رانا صاحب یہ فرمائیے کہ اگر اسلام آباد کے گھر کے اندر ایک فیملی بیٹھی بات کر رہی ہے کہ اس نے نومبر کے 2 احتجاج میں حصہ لینا ہے، تو کیا جائز ہوگا کہ پولیس اس کے اوپر حملہ کر دے؟ جی بالکل پولیس کو یہ جائز ہوگا، کیونکہ 2 نومبر کا حملہ جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ ہے، وہ پاکستان کے کیپٹل کو لاک ڈاؤن کرنے کے لیے حملہ ہے، اس لیے وہ پولیس کو کا فرض ہے کہ وہ معلوم کرے، اور اگر کوئی آدمی کسی جگہ پہ بیٹھ کے اس کی پلاننگ کر رہا ہے تو اس کو قبل از وقت جو ہے اس کو قانون کے شکنجے میں لائے۔ رانا صاحب آپ نے ابھی کہا ہے کہ کچھ عام بندوں کی گرفتار بھی کریں گے، وہ عام بندے کون ہوں گے پی ٹی آئی کے؟ عام بندے عام بندوں کی گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں، آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے بالکل، تو وہ کون ہیں عام بندے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان ان کا ہے اور اس میں انہوں نے اس نہیں، طرح ٹاپ لیڈرشپ ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کی، میرے پوچھنے کا یہ مقصد ہے آپ سے۔ جی بالکل پی ٹی آئی کو گرفتاری کریں گے یا نظر بندی کریں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ کوئی پاکستان سے بڑے نہیں ہیں، یہ پاکستان ان کا نہیں ہے، پاکستان ہمارا بھی۔ اگر یہ پاکستان کو اس طرح سے جو ہے وہ رسوا کر کے جو ہے وہ کرنا چاہیں گے تو پھر جو ہے نا یہ پھر بات آگے نہیں جائے گی، پھر یہی پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ پر یہ جو سینز ہیں رانا صاحب جو ٹی وی سکرین پہ آ رہے ہیں، پاکستان کی عزت ان سے بڑھ تو نہیں رہی؟ جس طریقے سے ایک ایک آدمی کو، ایک ایک خاتون کو 6 آدمی جو ہیں وہ پکڑ رہے ہیں، اور آپ سے بہتر پنجاب پولیس یا اسلام آباد پولیس کو کون جانتا ہے؟ بیچارہ کوئی کمزور آ جائے تو اس کی تو جان بخشی نہیں ہوتی، طاقتور آگ جائے تو بھاگنے میں وہ دیر نہیں لگاتے، جیسے وہ دھرنوں میں ہوا تھا۔ اب یہ صورتحال یہاں پیدا نہ ہو جائے۔ نہیں، اب دیکھیں بات یہ ہے کہ دھرنوں میں ان کو فری ہینڈ دیا گیا تھا، جس کا جو انہوں نے نجائز فائدہ اٹھایا وہ آپ کے سامنے۔ باقی معاملہ یہ ہے کہ اگر ان سین سے جو ہے وہ پاکستان کی عزت نہیں بن رہی تو اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے سے کون سی پاکستان کی عزت بن رہی؟ آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے اب تک کس طرح سے انہوں نے جلسہ اچھا رانا ثناء اللہ، میرے سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا کہ آپ کن اہم بندوں کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ ہے یا شیخ رشید صاحب ہیں، ان کو نظر بند کر رہے ہیں، گرفتار کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، شیخ رشید جو ہے نا یہ سیدھے ٹلی کے متعلق تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کا نہ کوئی اگا نہ پیچھا، یہ اکیلا ہی جو ہے وہ 1.25 لاکھ بنا ہوا ہے، اس کو تو نہیں گرفتار کرنا چاہیے۔ اسے اسی طرح سے جو ہے نا وہ ذلیل و خوار ہوتے پھرتے رہنا چاہیے، نہ اس کے کوئی پلے ہے۔ یہ 3 سپٹمبر کو سارا دن جو ہے وہ بڑھ کے لگاتا رہا، جب رات شام کو یہ چلا تھا وہاں سے جلوس لے کر تو بندہ اس کے ساتھ 200-250 تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ رانا صاحب یہ آپ کی جماعت کا بہت اہم ستون رہا ہے، آپ کی کابینہ میں 1 سے زیادہ بار بیٹھا ہوا ہے، بڑی الیکشنیں اس نے جیتی ہیں، تو ساری سیاسی جو ہے پرورش تو ان کی آپ کی جو جماعت کی ہے۔ نہیں ایاز صاحب، اس نے کبھی بھی ذاتی طور پہ الیکشن نہیں جیتا، اس مرتبہ یہ پی ٹی آئی کے ووٹوں سے جیتا ہے، اس سے پہلے یہ پی ایم ایل این کے ووٹوں سے جیتا رہا۔ ذاتی طور پہ اس نے 1 دفعہ یہ الیکشن لڑا 2 سیٹوں سے، اور اس نے کہا کہ میں یہ سیٹیں جیت کے میاں نواز شریف کے جا کے قدموں میں رکھوں گا، 2 سیٹیں جیت گیا۔ اس کے بعد یہ اس سے منحرف ہو گیا اور اس نے پھر الیکشن اپنے بھتیجے کو لڑایا 1 سیٹ سے، وہاں سے پوری طرح سے ذلیل و خوار ہو کے ہرا۔ یہ ذاتی طور پہ آج تک نہیں جیتا، اور ایاز صاحب میں آپ کو بتاؤں خدا کی قسم، یہ 2013 کا الیکشن اپنے زور بازو سے جیتا ہے۔ جی رانا صاحب، اس سے تو آپ منحرف نہ ہوں۔ نہیں
ना, ये तो पीटीआई के वोटों से जीता है, ये अपने जोरे बाजू से कहाँ जीता है। देखें, आप भी आप मुझसे ज्यादा इलेक्शन लड़ते रहे हैं, कोई ना कोई तो सपोर्ट होती है। अभी आप लोग तो ये भी कह देते हैं कि वो लश्कर जंगवी और सिपाही साहबा की सपोर्ट आपको रहती है, वो तो सपोर्ट मिलती रहती है, लेकिन ये जो अपना जो एमएनए आज हैं ये तो अपने जोर पे जीते हैं। देखें बात ये है ना कि इस मर्तबा ये जो अपना सिपाही साहबा है, ये इन्होंने मेरे खिलाफ वहाँ पे कैंडिडेट खड़ा कर दिया। उसके बाद ये जो थे अपना अहले तिशी, इन्होंने मेरे खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर दिया। ये अहले सुन्नत वल जमात, ये मौलाना मोहम्मद अली लुधियानवी, इन्होंने कहा कि जी शेख वकास अकरम मुस्लिम लीग नून में शामिल होगा, हमने उसकी मुखालफत करनी है। तो इन दोनों जमातों के एक आदमी के वोट से 226 और एक से सिर्फ। राणा साहब, आखिरी सवाल, जो पंजाब से लोग आना चाहेंगे इस एहतजाज में शरीक होने के लिए, उनको पंजाब हुकूमत पुलिस रोकेगी या जाने देगी? जी बिल्कुल नहीं इनको जाने देंगे। अगर ये इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने की नीयत से जहाँ से निकलेंगे, इनका बिल्कुल रास्ता। ये तो पुरअमन एहतजाज करने चले ना राणा सनाउल्लाह साहब, अभी तक तो कोई वायलेशन उन्होंने की नहीं है। देखिए मेरी बात सुन लें, इन्होंने जब पुरअमन एहतजाज करना था, ये 10 दिन पहले की बात है, इन्होंने यहाँ पे लॉन्ग मार्च किया शदरा से लेके फैसल टाउन तक 15 किलोमीटर। चले राणा सनाउल्लाह साहब, बहुत सारी बातों का आप जवाब नहीं दे सके और वही कंफ्यूजन हमें नजर आई है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे एक चीज याद आई है जो उन्होंने कहा कि ये वायलेशन देखिए इन्होंने बहुत क्लियर कह दिया। नहीं, मैं समझ गया। इन्होंने बात सुने, इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया नहीं, सिर्फ सवाल। और सर उन्होंने हुकूमत का दिमाग भी, हुकूमत की जो सोच है इस वक्त वो आपने सामने रख दी है। उन्होंने कहा ये फ्रंट फुट में खेलेंगे, सबको रोकेंगे, किसी को यहाँ नहीं आने की इजाजत होगी और घर के अंदर भी घुसेंगे अगर कोई सोच रहा होगा कि हमने। ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, फिर इसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब जो सूरत हाल बन रही है उससे वाज़ेह तो ये हो चुका है कि वफाक और पंजाब हुकूमत जो है वो 2 नवंबर के एहतजाज को, बल्कि उससे पहले ही अगर कहा जाए तो हर सूरत रोकने की कोशिश करी, तमाम रियासती ज़राए इस्तेमाल करी। राणा सनाउल्लाह सूबाई वज़ीर कानून हमारे साथ मौजूद थे, उनकी बात से भी अयाज साहब हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी कि अब ये बहस खत्म होनी चाहिए, वो उन्होंने डिसाइड कर लिया है, अब आगे हमें देखना चाहिए। पीटीआई रेजिस्ट करेगी या नहीं हमें नहीं पता, रेजिस्ट करेगी तो वो सस्टेन उसे कर सकेगी या नहीं, पैट का रोल इसमें क्या होगा। आया इस आज के जो वाक़यात हैं जिससे हुकूमत का जो स्ट्रैटेजी है बिल्कुल वाज़ेह हो गई है, उसके बाद पीटीआई क्या हिकमत अमली अपनाती है, इनके जत्थे वहाँ और ज़िलों से शहरों से आ सकेंगे या नहीं, या कोई दूर से आना है तो या नज़दीक से आना है वहीं इन्हें रोक देंगे। देखना इंतज़ामिया पे भी है कि वो कितना देर सस्टेन कर सकते हैं। आज तो आपने देखा कि वो छोटा सा एक वो मार्की के बीच में कन्वेंशन था, तो उस पर पूरा का पूरा उन्होंने धावा बोल दिया। उसमें एफसी के जवान भी थे, उसमें पुलिस भी थी, उनकी तादाद उन कन्वेंशन वालों से ज़्यादा थी, और उन्होंने वो जो ज़बरदस्ती और जो वायलेंस जो वहाँ पे इख्तियार किया। फ्रंटियर से अगर लोग आते हैं तो वो क्या रुक जाएंगे? तो उनको अटक में रोका जाएगा। जैसे ही वो अटक में जब रोकेंगे तो वहाँ पे वो बिल्कुल वो जैसे वो गांधी जी का सत्याग्रह है वहाँ पे वो बैठ जाएंगे या कुछ और करेंगे। तो ये जो सवाल हैं अब अहम हैं, और ये हुकूमत ने जो फैसला किया है कि हमने इस्लामाबाद को ऐसे करना है, नहीं आने देना, सस्टेन कर सकेंगे, बिल्कुल दबा सकेंगे पीटीआई को, पैट को, और या ये सूरत हाल बढ़ जाती है, एग्रवेट होती है, ये सवालिया निशान है, हमें नहीं पता। लेकिन एक चीज़ अब वाज़ेह होगी, बैटल लाइंस जो सफ बंदी है वो बिल्कुल हो गई है। इन्होंने कहा है हम नहीं आने देंगे। अब देखना है कि पीटीआई में दम। सर इमरान खान ने कल मुल्क भर एहतजाज का ऐलान कर दिया। सर ये फैल जाएगा, कर दिया अभी जो बनी गाला में इमरजेंसी में। क्या इन्होंने मुल्क भर एहतजाज का ऐलान कल से? देखिए सर ये फैल रहा है ना, पीटीआई लीडर को गिरफ्तारी की कोशिश करते हैं या नहीं, ये हमने देखना है। क्या वो बनी गाला में बैठे रहेंगे? क्या उसको सराउंड करके नजर बंद कर देते हैं?
तो ये देखना। सर ये और नवंबर 2 वाला मामला मुझे लगता है अब वो जल्दी हो जाएगा। ठीक दे है, कैन नॉट वेट कि नवंबर 2 तक अगले 6 दिन इंतजार करेंगे। हुकूमत ने अपने पत्ते इनके सामने वो खोल तो के हो रख गया। दिए हैं। देखना है कि जो अब उन्होंने ऐलान किया है मुल्क गिर के मुख्तलिफ शहरों में रिस्पॉन्स कितनी आती है, कितना वो आता है। 2007 का लॉयर्स मूवमेंट जो है वो ना भूलिए। जी जी, लॉयर्स ने कोई कॉल नहीं दी थी, लेकिन जब वहाँ से वो वापस आए चीफ ऑफ स्टाफ से मिलके जनरल मुशर्रफ से, और वो जो फोटोज आई थोड़ी सी कि उनको नजरबंद वो जो घर में किया जा रहा है, तो वो जो स्पॉन्टेनियस बाल से खींचा गया था सर वो बड़ी तस्वीर चल रही वो बाद में था, वो 3 दिन 4 दिन बाद में था। पर ये जो है 9 तारीख को ये मीटिंग हुई थी। 10 तारीख वकला ने स्पॉन्टेनियसली किसी कॉल के बगैर निकल आए, मुल्क की हड़ताल कर दी थी और बाहर आ गए थे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुनीर मलिक थे, उन्होंने बाद में कॉल दी थी। एतजाज एहसन बाद में ज्वाइन किया था, लेकिन वो है तो देखना है कि कल ये कितना कर सकते हैं। अगर देखें ना कल जो है कुछ ना हुआ तो फिर जो है ये सर एक और चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब पीटीआई की जितनी भी जो जिले पार्टियां हैं उनकी कैपेसिटी कितनी होती है, वो कितना अपने आप को जमा कर पाते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये, क्योंकि आपको याद होगा कि ये जब मूवमेंट चली थी इनके चीफ जस्टिस जो इफ्तिखार चौधरी साहब थे, 144 नाफिज थी, नवाज शरीफ साहब निकल गए थे, उसकी वायलेंस उन्होंने किया था, उसकी खिलाफ वर्जी उन्होंने की थी, लेकिन डिपेंड कर रहा था कि वो कितनी स्ट्रेंथ को लेकर निकले। नहीं वो देखिए ना, यही बात है। वो नजरबंद थे मॉडल टाउन में, वहां से निकल कैसे आए वो, और वहां से उनको वो आके एकदम वो प्रोसेशन को लीड कर रहे हैं, प्रोसेशन को लीड कर रहे हैं और उसकी लाइव कवरेज हो रही है। वो कोई इतना जम्मे गफीर नहीं था कि हर चीज उसके सामने लेट गई थी, लेकिन तब की जो हुकूमत थी पीपल्स पार्टी, जिस तरीके से वो घर से निकले, वो गार्ड्स चले कहां गए थे, वो जो उनकी नजरबंदी थी खत्म कैसे हुई, उसके पीछे हाथ कौन सा था, और ये फिर सारा कुछ जो हुआ, और फिर कौन सा इदारा है ईवान सदर से राब्ता कर रहा है, और कहां से फिर वो बहाली हुई अदलिया की। ये सारी पाकिस्तान में कोई भी मूवमेंट जिसने कामयाबी के पास गया है, ऐसे चीजों, ऐसे लिंक्स के बगैर कामयाब नहीं। सर आज की डेट पे अगर आ जाएं, इस्लामाबाद के जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं, उन्होंने पंजाब पुलिस से कोई 20 कैदियों के लिए गाड़ियां मांगी हैं, कोई 8 बख्तरबंद गाड़ियां मांगी हैं, हुकूमत सिंध तक पहुंच गए हैं, वहां से एडिशनल 20 पुलिस वैन्स मांगी हैं और 10 APCs मांगी हैं। यहाँ पे जो तैयारी की जा रही है, जो नोटिसेस हैं थानों से निकले हैं सब गेस्ट हाउसेस को, होटल्स को, कि आप कतन किसी PTI के मेंबरान को अपने पास नहीं रख सकते हैं। अच्छा, एक जो आर्टिकल 245 के तहत जो कि इन एड ऑफ सिविल पावर आप फौज को कहते हैं, वो 90 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। अब दिसंबर की 3 तारीख तक वो कोई 350 जो आर्मी के ट्रूप्स हैं उनको यहाँ पे रिटेन किया जाएगा। सर हुकूमत की तरफ से, विफाक की हुकूमत की तरफ से, पंजाब की तरफ से बड़े वाजे तौर पे उन्होंने कह दिया है कि उन्होंने यहाँ पे किसी को घुसने नहीं देना। अब लोग आएंगे या तो जनूब की तरफ से आएंगे, वहाँ पे पंजाब की हुकूमत है, उनको रोका जाएगा, या तो स्पीड ब्रेकर लाए जाएंगे या मुकम्मल तौर पे रोक दिया जाएगा। फिर शमाल की तरफ से ऊपर से जहाँ पे KP की हुकूमत है, वहाँ PTI की हुकूमत है, उनको तो शायद इस्लामाबाद की बाउंड्री तक आने की इजाज़त मिल जाए, अटक में शायद रोक लेंगे। इजाजत किसी को नहीं वो देंगे, लेकिन सर वहाँ पे तो इजाजत का मसला नहीं है ना, नहीं, वहाँ पे तो अटक KP की हुकूमत है। सर अटक जो ये है पंजाब के बाद पंजाब है, अटक का काफी फासला है इस्लामाबाद से, तो वहाँ पे ये जो है। सर ओवरऑल आप देखिए ना कि सियासी ढांचा जो था पाकिस्तान का, जिसका हिस्सा है सियासी पार्टियां, सियासतदान, वो खुद से अपने इख्तलाफात दूर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सियासी ढांचे के अंदर रहते हुए। ठीक है, सर ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब 2 नवंबर का एहतजाज तो दूर है, लेकिन जो आज सूरत हाल बनी है उस पर अब हम जरा सियासी जमातों के जो बयानात सामने हैं उस पर बात कर लेते हैं। अयाज साहब, हमने देखा कि परवेज़ इलाही ने भी बात की, शेख रशीद साहब तो बात कर ही चुके थे, साथ साथ बिलावल भुट्टो के जो ट्वीट है, आपको क्या लगता है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि ये जो गिरफ्तारियां गैर आईनी, गैर जमहूरी हैं। ये तो है सारा कुछ अभी तक बयानात की हद तक है, वो जो एक फ़ज़ा बनती है मीडिया में, उसके लिए ये अहम है। अच्छा।
देखना ये है कि स्ट्रीट पावर पीटीआई और इसके जो करीब हिमायती हैं सारे नहीं, वो मोबिलाइज कर सकते हैं या नहीं। दूसरी बात देखने को है कि हुकूमत इसको सप्रेस कर सकती है या नहीं, और इस अंदाज में कर सकती है कि कोई ये कंटेन हो जाए, महदूद हो जाए और उस चीज़ का ख़तरा ना रहे जो कि बार बार पाकिस्तान की तारीख में हादसात होते रहे हैं। तो ये अब अहम चीज़ें हैं। ये बाकी बयानात वगैरह चलते रहेंगे। देखना है कि कल पीटीआई इसके जवाब में कुछ कर सकती है, नहीं कर सकती, या ज़िलाई पुलिस जो हैं, जेलम, अटक, फलाना फलाना, वो उनको दबोच के कुछ नहीं होने देते यहाँ पे। तो ये सारा अब जो है, ये तो एक आप यूँ समझ लीजिए कि वो एक कुव्वत की जंग है, ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ है कि इसमें कौन क्या कर सकता है। सर, आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कह रहे हैं, तादाद कि कितने नंबर्स पीटीआई जो है वो इकट्ठे कर सकती है, कितना पब्लिक प्रेशर वो डाल सकती है, और दूसरी तरफ आपने बताया कि हुकूमत जो है उसका एपरेटस जो है वो उनको कितनी देर तक रोक सकता है, और तादाद का मामला आ गया, मेन क्रिटिकल एलिमेंट तादाद का आ गया। जो हो रहा है सर, जो ओवरऑल हमारे यहाँ इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो ये है कि जो सियासी ढांचा जिसमें सियासी पार्टियां हैं, जिसके अंदर सियासतदान हैं, जिसके अंदर पार्लियामेंट है, इसके अंदर रहते हुए, इस ढांचे के अंदर रहते हुए दो सियासी कुव्वतों को चाहिए था कि अपना तस्फिया कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लें। वो सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा सर, यही टकराव हो रहा है दो पार्टियों का, और सियासी ढांचे के अंदर वो नहीं। अब तारीख ऐसी रही है कि अगर सोल्यूशन लंबी देर तक ना निकल सके, और साथ ही साथ जो दूसरे सर इंतजामी आपका ढांचा जो है या अदलिया का जो ढांचा है, वो आज मुझे नजर आया कि उसने किसी किस्म की इंटरवेंशन करने की कोशिश की है। जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है कि हुकूमत जो है वो भी बाज रहे, वो भी कंटेनर्स ना लगाए, और पीटीआई को कहा है कि वो भी दूसरे शहरियों के जो बुनियादी हकूक हैं उनके ऊपर स्टेप ओवर ना करें। ये पहले आज से अप्रैल से नवंबर तक जो जड़ थी उसके ऊपर तो अदलिया ने कुछ नहीं किया था। आज पहली दफा नजर आया कि अदलिया भी शायद सामने आ रही है। पता नहीं वो क्या है, उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, उस पर मैं वो नहीं कह सकता उस पर, लेकिन मैं उस हाई कोर्ट फैसले को इतनी कोई अहमियत का हामिल नहीं समझता कि उसने क्या है। सिर्फ हुकूमत को एक जवाज़ मिल गया है, करना उन्होंने वही था जो कि वो कर रहे हैं, लेकिन एक उनको फिग लीफ मिल गया कि देखिए वो आज ऐसे बात कर रहे हैं, उनके कई स्पोक्समैन जैसे, इनसे बड़ा कोई कानून का रखवाला जो है वो है ही नहीं। तो एक हुकूमत के ऊपर भी लगाई गई है कि आप कंटेनर्स नहीं ला सकते हैं, आप शहर को बंद नहीं कर सकते। तो उसका क्या, वो अमलन उसका क्या इफेक्ट होगा? अमलन डॉक्टर साहब, अब ये बात है कि फैसला स्ट्रीट्स में होगा। ये भी हो सकता है कि हुकूमत बिल्कुल कामयाब हो जाए, बिल्कुल उनको सिसकने ना दे, और जो एहतजाज है उसको बिल्कुल ये दबा दे। सर, अगर इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से ये कामयाब नहीं हो पाते तो ये तो हम अब मफरूज़ों पे बात कर रहे हैं कि अगर ये है, अगर वो है, अगर ये है। एक बात जो राना सनाउल्लाह ने जो की थी, जो बात ठीक थी, कि धरनों के वक्त दोनों जमातों को इस्लामाबाद आने दिया गया था, वो है एक क्रिटिकल एलिमेंट। सर, वो भी एक मिस्ट्री है कि वो कैसे पहुंच गए और क्यों आने दिया। ठीक है, जैसे है, कहाँ से वो अब नहीं आने दिया जाएगा। अब हुकूमत नहीं आने दे रही। उसमें धरनों में ये भी इंटरवेंशन हुई थी। एक वहाँ से रावलपिंडी से एक स्टेटमेंट आया था कि हम उम्मीद रखते हैं कि तशद्दुद नहीं इख्तियार किया जाएगा, जो कि बिल्कुल ही सर हुकूमत आने नहीं दे रही। मेरे ख्याल में इसका कुछ एक ये भी है कि नवाज शरीफ जो है वो इमरान खान साहब को कॉन्फिडेंस के जो मुहर्रिकात हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं कि वो डू और डाई खान साहब जो कर रहे हैं। आज भी देखें कितने पुरएतमाद होकर उन्होंने कहा कि जी देखेंगे लोग, और ये स्टेटस को कि मैं कितने लोगों को आवाम को समंदर लेकर देखें हुकूमत। आज मैंने कई एक दो चीज़ें हुई हैं जो वो टीवी पे भी उनके चेहरे आए थे। शहबाज शरीफ साहब ने भी एक कोई तकरीर वहाँ की, इनके चेहरों से लग रहा है कि ये नर्वस हैं, इनको पता है कि ये खतरे की बात है, तो इतने वो पुरजोश नहीं है। इमरान खान है, लेकिन देखना है कि आज के सेटबैक के बाद फिर इमरान का एतमाद वो रहता, इमरान खान साहब का एतमाद वो रहता है या नहीं। जिस एक्सपीरियंस में अब पीटीआई जा रही है, शायद अपनी पूरी तारीख में उन्हें ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिला।
ये जो है, जो और जमातें इस चीज़ से गुजर चुकी हैं, जेलों से, सौबतों से, पुलिस गर्दी से, वो सब कुछ किया है, शायद पीटीआई जो है अब इस वक्त इस पैमाने पे पहली बार उसको ये करना पड़ रहा है। सर, पहले कभी हुकूमत ने उनको रोकने की कोशिश भी नहीं की, तो यही वही अब रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि पीटीआई वर्कर्स जो हैं वो इस काबिल हैं। ये जो सारी इन्होंने जो हम कह रहे थे कि जी इस दफा तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कि वो तैयारी जो है वो कितना वो समर उसका जो है वो समर आवर होगी और उसका क्या नतीजा, ये हमने ये आइंदा हमें 2-3 ये तो आज तो सिर्फ शुरुआत है। देखते हैं कि कौन फास्ट फॉरवर्ड हो गया मामला। 6 तारीख तक अभी इंतजार नहीं किया, 2 तारीख तक, हाँ। सॉरी 2 तारीख तक इंतजार नहीं किया, 6 दिन पहले हो गया ये सारा काम। अब मेरे ख्याल में कि इमरान खान साहब को, पीटीआई को भी अपना स्केड्यूल को एक्सेलरेट करना पड़ेगा, कुछ बदलना पड़ेगा। वो 2 तारीख का इंतजार नहीं कर पाएंगे, वो देखते हैं, क्योंकि उनके वर्कर्स पकड़े जा रहे हैं। अब वो बड़ी गाला में बैठे इंतजार तो नहीं अभी तक वो छोटे शहरों में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था, क्या पता आज से सर पंजाब में कोई 160 के करीब गिरफ्तारियां आज रिपोर्ट हुई हैं, और यहाँ पे कोई 150 से 200 इस्लामाबाद में। इमरान साहब ने कहा कि जी हम पुरअमन जमहूरी तरीके से जो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन सवाल कुछ लोग ये भी कर रहे थे कि क्या दारुल हुकूमत को बंद करना जो है वो कोई आईनी तर्ज अमल होगा। देखिए, इसी के ऊपर वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, मेरा ख्याल है कि बैलेंस फैसला है। वो ये कह रहे हैं कि एहतजाज का हक, एहतजाज का हक हर सियासी पार्टी को, हर सियासी ताकत को है, लेकिन उसके साथ साथ जो बुनियादी हकूक हैं शहरियों के, उसको पामाल करने का हक नहीं है। तो वो हुकूमत को कहते हैं कि जी आपने ये शहर बंद नहीं करना, और साथ ही पीटीआई को कह रहे हैं कि आपने भी ये शहर बंद नहीं करना। एहतजाज करें, वो डेमोक्रेसी पार्क या जो परेड ग्राउंड उन्होंने जिक्र किया कि आप वहाँ पे जाएं और आप अपना वहाँ एहतजाज करते रहें। लेकिन जो अमली बात है, जो जिस पे ऊपर अयाज साहब फोकस करना चाह रहे हैं कि अदालत का ये फैसला आज आ गया, उसके बाद बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स आ गई हैं। अब क्या होगा? अब वो पीटीआई कह रही हैं कि हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। फिर दूसरा बहुत बड़ा मामला है कि हाई कोर्ट ने फैसला तो दे दिया, लेकिन उसका इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म जो ज़मीनी उन्होंने उसके ऊपर अमल दरामद करवाना है, वो किसके थ्रू करवाना है, और क्या हुकूमत उनके सुनेगी, क्या पीटीआई उनकी सुनेगी, और अगर नहीं सुनेगी तो फिर क्या अमल, क्या स्टेप उठा सकती है? तो ये जो सारा सिनेरियो हमें नजर आ रहा है, बिगड़ती हुई सूरत हाल, तो क्या हुकूमत अदालत के फैसले का एहतराम कर रही है इसमें? देखिए, अभी तक तो वो कह रहे हैं कि हमने दफ़ा 144 लगाई हुई थी, और आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि अगर आप घर के अंदर, 4 दीवारी के अंदर भी बैठे हुए कोई प्लानिंग कर रहे होंगे, आपके दिलों में भी वो घुस जाएंगे, और आपके घरों के अंदर घुस के भी वो आपको पकड़ के ले जा सकते हैं। दे आर एट अ फ्रंट फुट। उन्होंने कानून के तकाज़ाजात, उन्होंने अदालत के अहकामात, उनका कोई ख्याल नहीं रखना। उन्होंने फ्रंट फुट पे खेलना है, और उन्होंने नवंबर 2 को किसी न किसी तरह से बाय हुक और बाय क्रुक तोड़ना है। साने मॉडल टाउन के असरात तो नजर नहीं आ रहे आयाज साहब आपको, जिस तरह हमने देखा था वो साने हुआ था? वो तो कैसे हुआ, मेरे ख्याल वो, क्योंकि राना सनाउल्लाह के जो वो नीयत उनकी कोई सही नजर नहीं आ रही थी। जिस तरह उन्होंने एग्रेसिव बात की थी, वो हमें नीयत उनकी जरा कुछ लग रहा था कि वो हर तरीके से जो है ना इस धरने को रोकना चाहते हैं। नहीं, देखिए, एक बात है, हुकूमत को पूरा हक है कि ऐसा एहतजाज जहाँ पे कहा जाए, क्योंकि चैलेंज तो पीटीआई ने किया था कि हम दारुल हुकूमत को, इस्लामाबाद को बंद करेंगे, उनको हक है कि उसे रेजिस्ट करें। तो अब देखना है कि किस में कितना दमखम है, हुकूमत कर सकती है या नहीं कर सकती। धरनों के वक्त एक से ज़्यादा बार यही इंतज़ामिया जो आज आप, जिसकी आप बहादुरी की वो जो आप वो सारा कुछ देख रहे हैं कि पसपा होके भागी भी थी, लेकिन उनके साथ लड़ने वाले उस वक्त और थे। वो मैदान में आएंगे नहीं आएंगे, पीटीआई के बरखुस। अब हमारा काम नहीं है कि हम वो इश्तियाल खामखा सारों को देंगे, कितने आप तकड़े हैं और कितना आप वो कर देंगे, ये मैं बात नहीं कर रहा, पर वो मैं सिर्फ सिचुएशन का हवाला दे रहा हूँ। 77 की जब तहरीक हुई थी इलेक्शन रिगिंग भुट्टो साहब के खिलाफ, तो उन्होंने पूरा, पुलिस ने मार्च 7 के बाद जब एहतजाज शुरू हुआ रोकने की कोशिश की, लेकिन अप्रैल 10 तक लाहौर में सिचुएशन इंतजामिया के हाथ से बाहर जा चुकी थी। तो ऐसे दैट वाज द टर्निंग पॉइंट।
تو ایسی صورتحال ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جب شہر کا انتظامی کنٹرول آپ کے حکومت سے نکل جائے تو دیکھیے نا، یہ ہو سکتا ہے کہ 2 دن میں کے بعد کوئی پی ٹی آئی کا کارکن نکلے ہی نہ، سارے ضلع چپ ہو جائیں، آپ 20 30 40 آدمی کو گرفتار کر لیں اور کوئی جو ہے قافلہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کئی جگہوں پہ ایسا احتجاج ہو کہ انتظامیہ کی ہاتھ سے نکل جائے. اب اس وقت پوری حکومت پنجاب اور یہ کانسنٹریٹ کر رہی ہے اسلام آباد میں، پر اگر سرگودا، فیصل آباد، لاہور یہاں پہ احتجاج ہو تو پھر انتظامیہ سٹریچ ہو جاتی ہے، آپ کا ایک فوکس نہیں رہتا. پھر آپ کو یہ بھی ڈر ہو کہ پشاور سے بھی ایک جتھا آ رہا ہے، تو پھر آپ جو ہے آپ کی اٹینشن ڈسٹریکٹ ہو کے آپ بٹ جاتے ہیں. ابھی تک نہیں ہوا، ابھی تک تو ایک وہ تاج مارکی ہے جہاں پہ انہوں نے حملہ کر کے. سر عمران خان صاحب کی تاریخ کچھ ایسی ہے کہ وہ سٹیمنا لوز نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اب دیکھنا یہ کہ لاک ڈاؤن ہوتا ہے یا کریک ڈاؤن ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں تصادم کا بھی خطرہ ہے. تو شروع ہو گیا ہے جی، کریک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے، لیکن جس طرح کہ ہم آگے خبریں سن رہے ہیں کہ آگے جو اعلیٰ قیادت ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ گرفتاریاں یا نظر بندی کی جائے گی، لیکن اس سے